हमारा आज का विषय है दूरभाष विज्ञान की सौगात। तो सर्वप्रथम हम दूरभाष प्रविधि की बात करते हैं। टेलीफोन शब्द अंग्रेजी के 3 पदों से मिलकर बना है, टेल प्लस ई प्लस फोन, जिसका अर्थ होता है दूर की ध्वनि। हिंदी में इसके लिए दूरभाष शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसमें अंग्रेजी का यह शब्द पूर्णतः अनुवादित हो सका है। टेलीफोन की परिभाषा इस प्रकार है: एन इंस्ट्रूमेंट विच कन्वर्ट्स साउंड specifically the human voice to electrical impulses of various frequencies and then back to a tone that sounds like the original voice। अर्थात टेलीफोन एक ऐसा उपकरण है जो मनुष्य की आवाज़ को विद्युत प्रवाहों के विविध कंपनों के जरिए ज्यों का त्यों प्रत्यावर्तित कर देता है। टेलीफोन में ट्रांसमीटर वह महत्वपूर्ण घटक है जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिणत कर देता है। इसमें उच्चरित ध्वनि तरंगे एक तनुपुट में, जिसके पीछे रखे हुए कार्बन के कण परस्पर निकट आते हैं और फैलते हैं, जिसमें तीव्र कंपन होता है। कार्बन के कणों में प्रतिरोध क्रमशः घटता बढ़ता रहता है, जिस कारण टेलीफोन चक्र में प्रवाहित विद्युत धारा की प्रबलता भी कम या अधिक होती रहती है। 1 सेकंड में धारा के मान में जितनी बार परिवर्तन होता है, उसे उसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सामान्यतः 250 से 5000 प्रति सेकंड तक की आवृत्तियों को सुगमता से प्रेषित किया जाता है। अगर यह आवृत्ति 25,000 चक्र प्रति सेकंड हो जाए तो अत्यधिक उत्कृष्ट मानी जाती है। प्रेषित यानी ट्रांसमीटर, ग्राही यानी रिसीवर, इन दोनों की विशेषता के कारण ही श्रोता को वक्ता की वार्ता ठीक ऐसी प्रतीत होती है कि मानो वह पास में ही कहीं बोल रहा है। ट्रांसमीटर में एक तनुपुट होता है जो सिरों तक अत्यंत दृढ़ता से कसा होता है। वक्ता के मुख से प्रस्फुटित ध्वनि इस पर वायु के माध्यम से पड़ती है। उच्चरित ध्वनि की तीव्रता और मंदता के अनुसार पर्दे पर पड़ने वाला वायु का दबाव भी घटता बढ़ता रहता है। ट्रांसमीटर के कार्बन प्रकोष्ठ की रचना इस प्रकार की जाती है कि उसकी यांत्रिक रुकावट न्यून हो, ताकि प्रेषित की किसी भी स्थिति के लिए उच्च अधिमिश्रण दक्षता प्राप्त हो। अभीष्ट आवृत्ति अनुक्रिया प्राप्त करने के लिए पर्दे को दोहरी अनुनादी प्रणाली से संयुक्त कर दिया जाता है, जिससे केबल में अधिक से अधिक तार रखे जा सकें। टेलीफोन तारों में विद्युत धारा की प्रबलता स्थिर रखने के लिए भारण कुंडली का भी उपयोग किया जाता है। उच्च आवृत्ति वाली प्रत्यावर्ती धारा के उपयोग से टेलीफोन प्रणाली में एक अन्य महत्वपूर्ण विकास हुआ है। टेलीफोन वार्ता द्वारा उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार की तरंगों को संयुक्त करके प्रत्यावर्ती धारा एक वाहक धारा यानी कैरियर करंट को जन्म देती है। केंद्रीय संग्राही स्टेशन पर उन विभिन्न प्रकार के संकेत तरंगों की इस धारा में से छंटनी होती है, फिर उन्हें उनके उचित स्थान पर संप्रेषित किया जाता है। इसके अन्य उपकरण, टेलीफोन प्रणाली में स्विच पट भी एक महत्वपूर्ण अंग होता है। इसकी संरचना अत्यंत जटिल होती है। यह आधुनिक यंत्रकला और तकनीकी कौशल का एक उत्कृष्ट नमूना है। यह केंद्रीय टेलीफोन के बीच में रहता है। सभी टेलीफोन इससे जुड़े रहते हैं। प्रत्येक टेलीफोन के नंबर इस पट पर अंकित होते हैं और प्रत्येक नंबर के ऊपर एक छोटा सा बल्ब लगा रहता है। जब आप टेलीफोन उठाते हैं
तब यह बल्ब जल उठता है और इसके सामने बैठा हुआ टेलीफोन ऑपरेटर एक प्लग द्वारा अपने हेडफोन का संबंध आपके टेलीफोन से स्थापित करता है। वह अपने सामने लगे हुए बटन को दबाकर दूसरे टेलीफोन की घंटी बजाता है। इस प्रकार वह दूसरे स्थान के व्यक्ति को सूचना देकर आप दोनों की वार्ता प्रारंभ करता है। यदि दूसरे टेलीफोन का संबंध उस केंद्र से नहीं होता तो वह उस केंद्र से जहां से वांछित टेलीफोन का संबंध होता है आपके टेलीफोन से जोड़ देता है। अब हम दूरभाष के इतिहास पर संक्षिप्त प्रकाश डालेंगे। आज से लगभग 150 साल पहले जब जर्मन वैज्ञानिक योहान फिलिप राइस ने तारों से जुड़े लकड़ी के एक गुटके में मुंह लगाकर बोला, घोड़े खीरे का सलाद नहीं खाते, तब उन्हें यह पता नहीं था कि वो दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव करने जा रहे हैं। इस जर्मन वैज्ञानिक राइस को बहुत कम लोग जानते हैं। राइस ने 150 साल पहले 26 अक्टूबर 1861 को फिजिकल सोसाइटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में अपनी खोज पहली बार पेश की। उन्होंने अपने लेक्चर का नाम दिया ग्लैवेनिक इलेक्ट्रिसिटी के जरिए जितनी भी दूरी पर आवाज़ों का पुनरुत्पादन। उस समय राइस सिर्फ 27 साल के थे। उन्होंने टेलीफोन पर पहले संचार के लिए जानबूझकर घोड़े और खीरे की बात की ताकि सुनने वाला हर शब्द ध्यान से सुने बिना यह न समझ पाए कि क्या कहा जा रहा है। उन्होंने अपनी फिजिक्स क्लास के लिए लकड़ी के एक कृत्रिम कान बना लिया था। इससे उन्होंने इंसानी कान जैसी तकनीकी का ही इस्तेमाल किया। किंतु राइस को ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली। वे अपनी खोज से बहुत बड़ा कुछ बना भी नहीं पाए। उनकी टेलीफोन एक ही तरफ से आवाज़ फेंक सकता था। दूसरी तरफ बैठा व्यक्ति उसी वक्त उस आवाज़ का जवाब नहीं दे पाता था। लेकिन ये कहा जा सकता है कि राइस ने इसकी शुरुआत कर दी थी। यदि वे जिंदा रहते तो इस खोज को अवश्य आगे बढ़ा सकते थे। मात्र 40 साल की उम्र में जनवरी 1874 में टीबी की बीमारी ने उनकी जान ले ली। इसलिए टेलीफोन के आविष्कार का श्रेय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को दिया जाता है। कान और मुंह पे लगाने वाले हिस्सों के साथ यह टेलीफोन 1870 के दशक में बाजार में आया और दूर संचार की दुनिया ही बदल गई। ग्राहम बेल को 1876 में पहला अमेरिकी पेटेंट मिला और जल्दी ही उनकी बनाई ये अद्भुत चीज़ दुनिया भर में फैल गई। 1877-78 में थॉमस अल्वा एडिसन ने कार्बन माइक्रोफोन बनाया जो टेलीफोन के इस्तेमाल किया जा सकता था। अगले एक दशक तक यही कार्बन माइक्रोफोन टेलीफोन का आधार बना रहा। एडिसन ने कहा कि टेलीफोन के पहले आविष्कारक योहान फिलिप राइस थे और ग्राहम बेल उसे सार्वजनिक तौर पर पेश करने वाले पहले व्यक्ति बने और व्यावहारिक और व्यापारिक स्तर पर इस्तेमाल किए जा सकने वाले टेलीफोन के आविष्कार का श्रेय एडिसन ने खुद को दिया। दूरभाष के उद्गम को लेकर विभिन्न मतभेदों के बावजूद यह सर्वस्वीकार है कि इसके आविष्कार का श्रेय स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग नगर में 3 मार्च 1847 ईस्वी में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को ही दिया जाता है। ग्राहम बेल ने अपने सहयोगी थॉमस वॉटसन के साथ मिलकर 10 मार्च 1876 में जब पहली बार इलेक्ट्रॉनिक अभिकरणों के माध्यम से इस वाक्य को पूरी तरह संप्रेषित किया कि वॉटसन कम हियर
आई वॉन्ट टू सी यू, तभी से टेलीफोन की शुरुआत मानी जाती है। सन 1831 ईस्वी में एक अंग्रेज वैज्ञानिक फैराडे ने यह सिद्ध किया कि मेटल की ध्वनि तरंगों को विद्युत धारा में बदला जा सकता है। यही टेलीफोन का तकनीकी आधार रहा, लेकिन 30-40 वर्षों तक यह बात लोगों को समझ में नहीं आई। जर्मनी के वैज्ञानिक जॉन फिलिप राइस ने जब यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि विद्युत के माध्यम से ध्वनियां अपने मूल रूप में प्रत्यावर्तित होती हैं, यानी ध्वनियों को एक विशेष वैद्युत युक्ति द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर संप्रेषित किया जा सकता है और पुनः उसी रूप में उसे लौटाया भी जा सकता है। तभी से दूरभाष की सैद्धांतिकी तैयार हुई। टेलीफोन वर्तमान सूचना क्रांति का मूल आधार है। एसटीडी यानी सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग सेवा के माध्यम से हम देश के एक कोने से दूसरे कोने तक संदेश पहुंचा सकते हैं। इस सुविधा में प्रत्येक शहर का एक कोड नंबर होता है जिन्हें व्यक्तिगत नंबर से पहले डायल करना होता है। इसी तरह आईएसडी अर्थात इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग भी एक देश से दूसरे देश में फ़ोन द्वारा बात करने की सुविधा देता है। एसटीडी ने जहां हमें देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ दिया, वहीं आईएसडी के माध्यम से हम पलक मारते ही विश्व के किसी भाग से संदेश ले और दे सकते हैं। अब दूरभाष का प्रसार। बेल के अनुयायियों एवं उत्तराधिकारियों ने अमेरिका में दूरभाष संचार व्यवस्था का प्रसार किया। पहले बड़े बड़े नगरों में, उसके बाद एक नगर से दूसरे नगर के लिए, जिसे कालांतर में ट्रंक व्यवस्था कहा गया, दूरभाष प्रणालियों की प्रतिष्ठा हुई। कुछ वर्षों के उपरांत अमेरिकन दूरभाष और तार प्रेषण कंपनी ने बेल कंपनी से दूरभाष प्रणाली का स्वत्व क्रय कर लिया। इस कंपनी ने द्रुत गति से अमेरिका में दूरभाष लाइनों का जाल बिछाने का कार्य प्रारंभ कर दिया। दूरभाष प्रणाली की सफलता ने यूरोप में भी हलचल मचा दी। पहले तो अनेक देशों की सरकारों ने अपने अपने देशों में इस प्रणाली को लागू करने के प्रति घोर विरक्ति प्रदर्शित की, क्योंकि उन सरकारों ने तार प्रेषण प्रणाली पर अपना आधिपत्य रखा था और उन्हें भय था कि दूरभाष प्रणाली की प्रतिष्ठा से तार प्रेषण प्रणाली द्वारा होने वाली आय पर आघात पहुंचेगा। किंतु जर्मनी और स्विट्जरलैंड की सरकारों ने दूरभाष की महान उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा नियोजित दूरभाष व्यवस्था अपने अपने देशों में प्रतिष्ठित की। इससे प्रभावित होकर फ्रांस, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क ने भी ग्राम समाजों तथा अन्य तत्सदृश गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से देश के ग्रामीण अंचलों में भी दूरभाष संचार प्रणाली को प्रारंभ कर दिया। ग्रेट ब्रिटेन ने पहले तो अपने देश में भय के कारण दूरभाष संचार प्रणाली आरंभ करने के प्रति कोई उत्साह नहीं प्रदर्शित किया, किंतु सन 1880 में ब्रिटिश न्यायालयों के निर्णय के आधार पर इसे डाक विभाग का एक अंग मान लिया गया। पहले तो प्राइवेट कंपनियों को 10% रॉयल्टी पर दूरभाष प्रणाली की स्थापना एवं प्रसार का अधिकार दिया गया, किंतु जब नेशनल दूरभाष कंपनी इस व्यवसाय में एकाधिकार होने लगा तो ब्रिटेन की सरकार ने
डाक विभाग और नगर पालिकाओं को इस व्यवसाय में उक्त कंपनी की प्रबल स्पर्धा करने का निर्देश दिया। फलस्वरूप नेशनल दूरभाष कंपनी को बड़ी हानि उठानी पड़ी और अंत में बाध्य होकर उस कंपनी ने एक समझौते द्वारा अपनी संपूर्ण दूरभाष प्रणाली तथा उसका स्वत्व 1 जनवरी 1912 ईस्वी को डाक विभाग को हस्तांतरित कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व तक तो दूरभाष संचार प्रणाली की दशा अत्यंत दयनीय थी, किंतु इसके उपरांत जब ग्रेट ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति कुछ सुदृढ़ हुई, 1911 ईस्वी में जहां ग्रेट ब्रिटेन में केवल 7 लाख पोस्ट ऑफिस दूरभाष युक्त थे, वहां 1912 ईस्वी में उनकी संख्या बढ़कर 40 लाख हो गई थी। अब हम दूरभाष के आनुषंगिक उपादान की बात करेंगे। दूरभाष अपने प्रथम चरण में विविधता से पूर्ण था। शुरू में लिक्विड ट्रांसमीटर के सहारे एक दूसरे की बातें सुनी जाती थी। 20वीं शताब्दी में लोकल बैटरी को सामान्य बैटरी में तब्दील किया गया, जिसे टॉक बैटरी का नाम दिया गया। पहले दूरभाष प्रणाली एक ही तार पर आधारित थी, जिसे टेलीग्राफ के अनुरूप कहा जा सकता है। टेलीग्राफ का आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिक सैमुअल मोर्स ने सन 1837 ईस्वी में किया था। यह संदेश भेजने की ऐसी प्रणाली है जिसमें तारों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे तार यंत्र भी कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रभाव संचालित टेलीग्राफ से एक दूसरे स्थान तक डैश और डॉट की भाषा में समाचार प्रेषित किए जा सकते हैं। दूसरी ओर प्राप्त डॉट और डैशों को डीकोड करके मूल संदेश को पढ़ा जा सकता है। टेलीग्राफ के 3 भाग होते हैं: प्रेषक, लाइन का तार और ग्राहक। अब टेलीफोन एक्सचेंज। जैसे जैसे विज्ञान में विकास होता गया एवं नई नई तकनीकें शामिल होती गईं, टेलीफोन एक्सचेंज में भी परिवर्तन होते गए। नवीन टेक्नोलॉजी से युक्त सीमेंस एवं एनईसी कंपनियों का दूरभाष के प्रचार प्रसार में बहुत योगदान है। सीमेंस जर्मनी में आयातित नई तकनीकी का एक महत्वपूर्ण टेलीफोन एक्सचेंज है, जिसमें उच्च क्षमताएं एवं लचीलापन है। इसकी स्विचिंग क्षमता 2,52,000 और लॉग है। सीमेंस को ISDN क्षमता के अनुरूप बनाया गया है। ISDN क्षमता के दूरभाष केंद्र एक ही टेलीफोन लाइन पर टेलीफोन, फैक्स, डाटा सर्किट एवं कंप्यूटर सर्किट जोड़ सकता है। इसमें सभी मानक सिग्नल सिस्टम कार्य कर सकते हैं। इसमें संक्षिप्त डायलिंग, कॉल वेटिंग, कॉल स्थानांतरण, कॉन्फ्रेंस कॉल, अलार्म कॉल, द्वेषपूर्ण कॉल का पता लगाना तथा डायनामिक एसटीडी लॉकिंग जैसी सुविधाएं उपभोक्ता को प्रदान की जा सकती हैं। NEAX61S जापान की ही NEC कंपनी द्वारा विकसित डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग प्रणाली है। इस प्रणाली में समय विभाजन स्विच की टर्मिनल क्षमता 480 चैनल की है तथा इसकी स्विचिंग क्षमता 240 और लॉग की है। इस प्रणाली में अधिकतम 1500 उपभोक्ता लाइनें तथा 240 ट्रंक लाइनें जोड़ी जा सकती हैं। इस प्रणाली की कॉल संभालने की क्षमता 7000 BHCA है।
इसी तरह C.E10B आदि भी कुछ नवीनतम एक्सचेंज प्रणालियां हैं। अब टेलेक्स द्वारा संदेश टंकित होकर तार अथवा रेडियो तरंगों के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। यह संदेश को दूरस्थ स्थान पर भेजने का एक प्रचलित तरीका है, जिसे टेलीप्रिंटर, टेलीग्राफ और टेलीफोन का मिश्रित रूप भी कहा जा सकता है। इस मशीन से संदेश भेजने के लिए टेलीफोन में नंबर डायल कर दूसरे टेलेक्स से संपर्क स्थापित किया जाता है और एक विशेष पट्टी पर टाइप किया हुआ संदेश भेज दिया जाता है। संदेश पाने वाली मशीन पर मैसेज टाइप होता रहता है। इस मशीन की यह विशेषता है कि ग्रहण करने वाली मशीन के ऑपरेटर न होने की दिशा में भी संदेश पहुंच जाता है। पत्र पत्रिकाओं के कार्यालयों तथा व्यापारिक संगठनों में टेलेक्स का प्रचलन लगातार बढ़ता जा रहा है। दूर स्थान तक संदेश भेजने के लिए यह एक कारगर आधुनिक तरीका है। अब फैक्स सूचना तकनीकी की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में फैक्स को भी दूरभाष से संबद्ध किया जाता है। इसके माध्यम से ग्राम चार्ट, हस्तलिखित या मुद्रित सामग्री को टेलीफोन नेटवर्क के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। यह संदेश प्राप्तकर्ता को फोटोकॉपी के रूप में प्राप्त हो जाता है। फैक्स के द्वारा सबसे पहले सभी बिंदुओं का निरीक्षण किया जाता है, फिर संदेश या चित्र को विद्युत संदेशों में परिवर्तित कर दिया जाता है। यह कार्य फोटो सेल द्वारा होता है। फैक्स मशीन संदेश को डीकोड करके मूल संदेश को कागज पर अंकित कर देती है। आजकल रंगीन फैक्स मशीन भी उपलब्ध है। यह प्रणाली अत्यंत शीघ्रता एवं कम लागत के लिए प्रसिद्ध है। इस मशीन द्वारा पत्रकारिता, व्यापार, मौसम संबंधी चित्रों के संप्रेषण में अत्यधिक सुविधाएं हो गई हैं। अब वीडियो फोन, इसे फोटोफोन भी कहते हैं। इसमें एक कैमरा टीवी स्क्रीन सेट होता है। बातचीत के दौरान आवाज और चित्र विद्युत तरंगों में परिवर्तित होकर प्रसारित हो जाते हैं, जिन्हें गंतव्य फोटोफोन द्वारा ग्रहण करके डीकोड कर लिया जाता है। इसमें आवाज व चित्र अपने मूल रूप में सुनाई व दिखाई पड़ने लगते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुत व्यस्त लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इसके माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसों को सफलतापूर्वक आयोजित किया जा सकता है। अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों या प्रतिभागियों को वीडियो फोन से जोड़कर उनमें सामूहिक बातचीत या विचार विमर्श भी करवाया जा सकता है। अब रेडियो पेजिंग, दूरभाष से जुड़ा हुआ यह अत्यंत आधुनिक प्रणाली है। हर समय ऑनलाइन बने रहने के लिए यह सस्ता और सुलभ साधन है। ऑफिस में एक जगह बैठकर काम न करने वाले फील्ड के लोगों से संपर्क करने का एकमात्र माध्यम पेजर ही है। इसमें निश्चित पेजर कोड वाले व्यक्ति से कभी भी बातें की जा सकती हैं। ये बातें लिखित तौर पर होती हैं। अपने पेजर स्क्रीन पर संदेश देखकर वह व्यक्ति तुरंत टेलीफोन से संपर्क स्थापित कर सकता है। अब अंत में दूरभाष भारत के संदर्भ में। टेलीग्राफ और टेलीफोन के आविष्कार के तुरंत बाद ही भारत में दूर संचार सेवाओं की शुरुआत हो गई थी। कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच
पहली टेलीग्राफ लाइन 1851 में शुरू हुई। मार्च 1884 तक आगरा से कलकत्ता को तार संदेश भेजे जा सकते थे। सन 1900 ईस्वी तक भारतीय रेलवे में टेलीग्राम और टेलीफोन का उपयोग होने लगा था। भारत में टेलीफोन की शुरुआत सन 1881-82 में कलकत्ता में हुई। 700 लाइनों की क्षमता वाला स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज 1913-14 में शिमला में चालू किया गया। स्वतंत्रता के बाद देश में एक स्वतंत्र दूर संचार नियामक संस्था की स्थापना की गई। वर्तमान तक आते आते दूर संचार के क्षेत्र में भारत ने काफ़ी उन्नति कर ली है। फ़ोन की संख्या के आधार पर भारत विश्व का 10वां सबसे बड़ा टेलीकॉम नेटवर्क है। भारतीय टेलीकॉम नियामक प्राधिकरण यानी TRAI की स्थापना 1997 में हुई। यह प्राधिकरण दूर संचार के क्षेत्र में उदारीकरण और निजी क्षेत्र की भागीदारी को देखते हुए तथा समस्त ऑपरेटरों को समान सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक नियामक की भूमिका के तौर पर गठित किया गया। दूर संचार क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम इस प्रकार हैं। पहला, भारत संचार निगम लिमिटेड। दूसरा, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। तीसरा, विदेश संचार निगम लिमिटेड। चौथा, इंडिया टेलीफोन इंडस्ट्रीज। और पांचवां, टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड। इस प्रकार अंत में कहा जा सकता है कि दूरभाष विज्ञान का ऐसा चमत्कार है जिसने मनुष्य के बीच के संप्रेषण को सरल बनाया। दूर बैठे व्यक्ति से तुरंत बात करने की सौगात सबसे पहले दूरभाष ने ही मनुष्य की झोली में डाली। संवाद मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि को विस्तारित, त्वरित और पारदर्शी बनाने का काम दूरभाष ने किया। अतः विज्ञान की अनुपम सौगात है दूरभाष।